कल सुबह एक बड़ा अच्छा जोक किसी ने भेजा। ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज लेटा हुआ है और डॉक्टर कह रहा है डर मत संजीव, छोटा सा ऑपरेशन है, डर मत संजीव, छोटा सा ऑपरेशन है। पेशेंट ने बोला मेरा नाम संजीव नहीं है। बोले नहीं मेरा है। इसके बाद उस पेशेंट के मन में क्या भाव आए होंगे आप सोचते रहेंगे। बोले तुम्हारा नहीं मेरा नाम है भाई, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। कल एक बच्चे ने एक शेर सुनाया मुझे क्लास के बाद, मतलब हिंदी की उस क्लास के बच्चे ने कितना बढ़िया शेर सुनाया। अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है। अगर वो अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। नहीं बुझाया आप लोगों को? नहीं बुझाया ना? सच बताना, नहीं बुझाया। फिर से इरशाद बोलो पहले। हाँ तो फिर से सुनो, अब गौर फरमाइए इस पर, ठीक है। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। उलटवासी है ना? उलटवासी टाइप है। कितने लोग समझ पा रहे हैं भाई? अब लोग समझ रहे हैं, गुड। जो प्रेम के पथ पर चल चुका है ना वही समझ पाता है। बाकी जो अब लोग तो क्यों हाथ खड़ा कर दिया हमने, और कितने लोग नहीं समझ पाए। पवित्र आत्माएं कौन कौन हाथ खड़ा करे? हाँ, दो नहीं समझ पाए तो हद कर देते हो यार। उठो जरा, लड़का हो के नहीं समझ रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अच्छा फिर से गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अर्थ मत बताना, लेकिन मतलब वो आपके चेहरे समझ में आ जाएगा आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। नहीं समझ गए? आ गया तो बता दो फिर। बताओगे नहीं क्यों? ये क्या बात है? ये कह रहे वही वाला हाल ना हो जाए, कहीं मैं कुछ बताऊं और कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा स्कोप नहीं है। बताओ कोई और पूछ रही है? कोई और कहां से इसमें आ गया भाई? बैठो बैठो, मुझे लगता है आपके जीवन में कोई और आ गया इस समय जो परेशान कर रहा है आपको, इसलिए आपका दिमाग वहीं चल रहा है। बैठो 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 बैठो। जो लोग समझ गए सही समझे ना भाई। जो तो नहीं समझ गए, कहीं कल परसों में व्याख्या ऐसी निकले फिर राजा पड़ गया नाम। आप बताएंगे? भैया को दीजिए महिला, दो महिला बताओ थोड़ा सा। हाँ, उसे इस बात का गम है कि पूछती नहीं है। इसे पूछती कैसे पता लगा? पूछता भी तो हो सकता है। ये कैसे पता लगा कि वो पूछती है? दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, एक सहेली दूसरी सहेली को बोल रही है अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है। अच्छा अपने हिसाब से बता रहे हैं, अच्छा अपने हिसाब से बताया आपने, ठीक। चलिए, मैंने एक व्यक्ति को देखा है, उसको पागल कहते हुए मुझे लगता है कि वो पागल है तो फिर हम क्या हैं उसके बाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं जब रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, उस समय लाइब्रेरी थी। एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल रिसर्च लाइब्रेरी बोलते हैं, सीआरएल, वहीं हम बैठते थे। तो वहां एक व्यक्ति रोज सुबह सुबह आता था। लाइब्रेरी 8 बजे खुलती थी, वो सुबह 50 से पहुंच जाता था। हम भी पहुंचते थे पढ़ने के लिए, तो देखते थे उसको रोज। और लाइब्रेरी रात को 1 बजे बंद होती थी, हम भी 1 बजे निकलते थे, तो वो भी 1 बजे साथ में निकलता था। 10-20 लोग ऐसे होते थे जो रात को देर से निकलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन भर पढ़ता था, कहीं आप ऐसी गलतफहमी पाले मेरे बारे में। नहीं 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 नहीं, मैं जाता था वहां। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे बारे में गलतफहमी आपको हो जाए। बिल्कुल, मैं ऐसा पढ़ाकू कभी नहीं रहा हूं, ना मेरी ऐसी इच्छा कभी होती है। मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाता था, क्योंकि वो लाइब्रेरी एयर कंडीशन थी और मेरे हॉस्टल का रूम नहीं था। इस वजह से सुबह 8 बजे पहुंचे। पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन हर 50 मिनट के बाद निकल गए, 1 घंटा गैप कर लिया बीच में, फिर 50 मिनट पढ़ लिए, फिर 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया, ऐसे करके पढ़ते थे। और रात को 1 बजे तक ऐसे पढ़ते पढ़ते, दिन भर में 3-4 घंटे हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। तो वो आदमी कैसा था? करीब 50 साल का रहा होगा,
उसके कपड़ों से दुर्गंध आती थी बहुत ज्यादा। शायद 2-3 साल से कपड़े नहीं धोए थे उसने अपने। उसके बाल यहां तक के थे और बाल लटाएं ऐसी उलझी हुई कि मतलब वो 3-4 किलो शैंपू लगाएंगे तब जाके सुलझेंगे उसकी जुल्फें। इस तरह का मधुमक्खी का छत्ता समझ लीजिए, ऐसे बाल थे उसके। क्योंकि वो फिक्स था, मेंटली फिक्स था, जिसको पागल कह देते हैं लोग भाषा में, वैसा व्यक्ति था। उसे एक ही शौक था जीवन में, पढ़ने का। सुबह 8 बजे घुसता था, जहां सीट मिल गई वहां बैठ गया, वहां आसपास जो भी किताब रखी है वो उठा ली, पढ़ना शुरू। हम सब बीच में उठ रहे हैं, वो उठ भी नहीं रहा, पढ़ने में लगा हुआ है। लंच का टाइम हुआ तो बाहर एक कुलचे वाला था, वहां जाके खड़ा हो जाता था। कुलचे वाला भी समझ गया था, उसको फ्री में दे देता था, रोज किलो खा लो कुलचे। यही सुबह यही शाम, उसका फिक्स। और रात को 1 बजे उसको उठाया जाता कि उठो भाई उठो, चलो टाइम हो गया। अरे यार हो गया टाइम, ओहो हो। फिर वहां कागज फंसाता था, वहां रखी किताब, सुबह आके पढ़ूंगा। एक दिन में 1, 1.5, 2 किताब खत्म। रोज का यही रूटीन, संडे का भी यही रूटीन उसका। तो फिर हमने उससे पूछा, भाई यूपीएससी की तैयारी की थी क्या कभी? तो उसने बताया नहीं ऐसा नहीं, उसको पढ़ने का वैसे ही शौक था, पढ़ते पढ़ते ही ऐसा हो गया कि उसको और कुछ सोचता ही नहीं दुनिया में। एक बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है इस बारे में, हम जब अभिधा लक्षणा व्यंजना समझेंगे आगे चल के तब फिर याद दिलाऊंगा। आज आपको सुनाता हूं शब्द अर्थ का खेल क्या होता है। एक बार एक खबर आई कि किसी एक शहर में रेलवे स्टेशन पे 100 लोग ट्रेन से कट के मर गए। अभी अमृतसर में हुआ ना, ये जोक भी बाई चांस अमृतसर के बारे में ही था, लेकिन जोक तो कहीं के बारे में भी हो सकता है। संता बनता टाइप जोक किसी ने सुनाया एक बार तो, लेकिन जोक में शब्द भाषा अर्थ पे ध्यान दीजिए। तो लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर एक टीवी चैनल का रिपोर्टर गया, उससे पता किया तो पता लगा 100 लोग एक ग्रुप में थे, 99 मर गए, 1 बच गया। तो उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि यार ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में हो गई। बोला क्या करे जी, सब लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, अचानक अनाउंसमेंट हो गई कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब लोग परेशान कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पटरी पे नहीं आ रही है। ऐसी अफवाह फैली हड़बड़ी में, लोग कूद गए पटरी पे कि आज ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बोला तो यही था ना कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। वो सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े थे, पहली बार आए थे स्टेशन पे, तो उनको लगा जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। वो सब नीचे कूद गया कि जान बचानी है। ट्रेन आ गई नीचे, सारे मर गए। तो रिपोर्टर ने कहा देखिए आपके समूह में सब लोग इतने बेवकूफ थे, चलिए अच्छी बात है कि कम से कम आप एक समझदार व्यक्ति थे, अब आप देश को बताइए कि आप कैसे बचे। उसने कहा बचा क्या जी, मैं तो सुसाइड करने आया था। मैं नीचे खड़ा हुआ था, मैं ऊपर आ गया कि ट्रेन ऊपर आ रही है। धोखा मेरे साथ भी हो गया, मुझे तो मरना था। अब यहां क्या खेल हुआ? खेल यह हुआ कि लोगों ने शब्द पे ज्यादा ध्यान दे दिया, अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। अगर अर्थ पे ध्यान दिया होता तो प्लेटफॉर्म पे आ रही है का मतलब क्या होता कि प्लेटफॉर्म के पास की पटरी पे आ रही है। पर ऐसे बोलते थोड़ा ना है कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास वाली पटरी पर आ रही है, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कोई। इतना तो अंडरस्टूड होता है भाषा में, लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए शब्द पे ध्यान दिया, मर गए बेचारे 99। बोल दो या छोड़ दें? बोल दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बोल दो, छोड़ दो। व्यथित। अच्छा, आप में से कौन चैलेंज करेगा कि मुझसे पूछिए, मैं 6 के 6 का उत्तर दूंगा या दूंगी? हाथ खड़ा करें। फिर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं, हाँ देखिए, उठो भाई उठो, थोड़ा कैमरा घुमा देना उधर, उठो। चलिए ये 6 शब्द हैं, ये 6 कैसे बताएंगे। अगले बैच के सारे बच्चे आपको देखेंगे कि आप हीरो इस बैच के आप ही थे। ठीक है, तैयार हो? थोड़ा चेहरा ठीक कर लो। क्या पता प्रस्ताव आ जाए कहीं से। चलो सुनो, पहला शब्द है व्यथित, दुखी,
जो बहुत दुखी है, दुखी होना नहीं, व्यथित मतलब दुखी, जो व्यथित है यानी कि वो दुखी है। ठीक है, पहला तो ठीक निकल गया। आपको लग रहा है कि मैंने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, किया था, कोई बात नहीं। दूसरा है आप्लावित। कैमरा ध्यान से बोलो। बावलापन, उतावलापन, आप्लावित। मैं लिख देता हूं ताकि बाकी लोग समझ जाए कौन सा शब्द है। ये कह रहे हैं कि आप्लावित का मतलब है उतावलापन। ठीक है, मैं गलत नहीं कहूंगा पर सही भी नहीं है, तो कुछ कुछ ग्रे एरिया जैसा बन गया, ठीक के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है। तीसरा है निषिद्ध। मैं लिख से रहा हूं कि जिनको नहीं पता वो नोट कर लें और अपनी भाषा को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। निषिद्ध है जिसे सिद्ध ना किया जा सके। अब बैठ ही जाओ, कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ? ईमानदारी से बताओ, गीता पे हाथ रख के बताओ। अब ये मत कहना गीता कौन है, गीता पुस्तक की बात चल रही है ना। आपने खुद बताया आसपास से कोई सहायता पहुंची है? मुझे यहां से सहायता दिख रही है पहुंचती हुई, आपको वहां से नहीं पता लगा? ये अच्छे दोस्त हैं आपके जो आसपास बैठे हैं। दोस्त का धर्म यही होता है। तो जो साथ वाले भैया वो उठ जाए जरा एक बार। जो सहायता दे रहे थे वो उठ जाए। टोपी वाले भैया उठो ना, आप ही थे ना? कौन था बताओ? आप थे, उठ जाओ। आप थे? अच्छा चलो, अब बैठ जाइए। कैमरा वहीं रखना भाई। निषिद्ध समझ में आ रहा आपको? बताइए। इसीलिए कहते हैं कि चीटिंग करो पहले देख लो किसकी चीटिंग करनी है। बैठो। लेकिन पहले गलत क्यों बोला? आ गया भावावेग में निकल गया, कोई बात नहीं। निषिद्ध का मतलब वर्जित, जो करना जो निषेधित हो, जिसे करने का निषेध हो वो निषिद्ध है, वर्जित। चौथा है विभ्रांति। विभ्रांति, मेरी नजर आसपास वालों पे, आप पे नहीं है। विभ्रांति मतलब भ्रांति, भ्रांति की डिग्री बढ़ जाती है। भ्रांति मतलब भ्रम, जिसको लेकर गलत धारणा हो, या गलत धारणा जो है उसको बोलते हैं विभ्रांति। इसके बाद एक शब्द है तल्ख। तल्ख, इसमें तो बिंदी भी आएगी नीचे। हाँ, तीखा, एकदम ठीक है। तल्ख यानी तीखा। आमतौर पर जुबान के लिए होता है, आपकी जुबान बहुत तल्ख है, बहुत कड़वी जुबान है, हरी मिर्च का उत्पादन करो, इस भाव से। अगला तो पता ही होगा, अस्पृश्यता। पेपर आउट हो गया है। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता, स्पृश्य मतलब छूने योग्य, किसी को छूने योग्य नहीं मानना, ये अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। आप्लावित का मतलब हुआ किसी भाव का इतना उमड़ना कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाए। ये उतावलापन से इसलिए अलग है क्योंकि वो भाव नेगेटिव भी हो सकता है, वो भाव शांत बनाने वाला भी हो सकता है, कि वह दुख से इतना आप्लावित है कि हिल ही नहीं पा रहा, जड़ हो गया। तो उतावलापन किसी किसी भाव में तो समानार्थक हो जाएगा, हमेशा समानार्थक नहीं होगा। तो आप्लावित का मतलब जैसे पानी अपने बोतल में भरा, भरते गए भरते गए भरते गए, फिर पानी बाहर गिरने लगा, ये आप्लावन है। आप्लावन का सिद्धांत तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही तो आप्लावन, और क्या आप्लावन है, वही आप्लावित हो गया। आप्लावन का सिद्धांत सीधा ना, यूरेका यूरेका वाला, वही वही सिद्धांत है। जितना पॉलिश्ड हो, जो गाली भी संसद में देता हो, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा आवरण से घिरा हुआ आदमी है ना। हम सबको भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि जैसे गुस्सा भी है तो गुस्सा दबा के बोलते हैं, अच्छी सी भाषा में। मैनर्स हमने बचपन से सीख ली होती हैं अच्छी अच्छी। मैनर्स का बेसिक मतलब है कि मन में जो सुख दबाओ और ऐसे वहां पर रिस्पॉन्ड करो, ये मैनर्स का तरीका है। खाना खाने का मन कर रहा है, अंकल आंटी ने बुलाया गए हैं, डोसा दे दिया है, साथ में एक छुरी कांटा दे दिया है। अब बच्चे तबाह हैं, बच्चों के माँ बाप भी तबाह हैं, छुरी कांटे से अभ्यास चल रहा है, रखा कट ही नहीं रहा है, कटा तो उछल के चला गया कहीं। बड़ी तबाही है, सारे बच्चे दाएं में देख रहे कि भाई कहाँ लेके आ गए।
आवाज भी नहीं आनी चाहिए। जैसी प्लेट से आवाज आई, आंटी ने घूर के देखा, नो मैनर्स। हल्का हल्का काट रहे हैं, इतनी देर में 2 डोसे खा जाते बच्चे, अभी बेचारा पहले कौर में ही रखे हो। तो एक बच्चे ने कहा आंटी पानी चाहिए। आंटी वो ये भेजाती है बेटा, आंटी पानी रहने गई। सारे परिवार ने हथियार साइड में रखे और गपा गप हाथ से सीधे मुट्ठी भर भर के खाया। और जब तक आंटी हाथ चाट के साफ एकदम चूरी का आटा हाथ में, और आंटी चकित है कितनी स्पीड से कैसे खाया। यार आंटी हम तो बचपन से खाते हैं, अभ्यास है में तो। ये सारे सभ्यता के आवरण हैं। मल्टीनेशनल वगैरह में ज्यादा होता है, टाई लगा रखी है, कोट वोट एकदम लैपटॉप हाथ में है या आईपैड हाथ में है, और एक वो कान में टांगा रखा है स्पीकर फोन, ताकि हाथ भी ना लगाना पड़े ना, सीधे बात होती रहे। एकदम साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे दिखते हैं लोग वहां पर, साइबॉर्ग जैसे। बात धड़ाधड़ अंग्रेजी में चल रही है, और उसमें फिर मीटिंग हुई, एक हिंदुस्तानी इस कंपनी से, एक हिंदुस्तानी उस कंपनी से, मीटिंग अमेरिका में हो रही है, दोनों अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, वहां बैठे हैं। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी? यस आई कैन टेक, वी कैन हैव ए कॉफी। चल रहा है कार्यक्रम, टाई लगा रखी है, कार्यक्रम चल रहा है, कॉफी ली, सिप की। वुड यू ऐड सम शुगर इनटू इट? यस आई कैन हैव 1 सैशे। शुगर डाला कि चलो भाई बिजनेस डील चल रही है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी को लगा ज्यादा हो रहा है यार, समोसा है, उसने हाथ से खाना शुरू कर दिया। दूसरे को लगा अरे यार तो मैं चम्मच से खा रहा हूं। फिर वो बोला वैसे एक बात है, अब वो हिंदी में आ गया है। वैसे एक बात है यार, जो बात हाथ से खाने में है ना, इन अमेरिकन लोग समझ में नहीं आएगी कभी। क्या चम्मच से खाएगा समोसा आदमी? कह रहे हाँ आप भी खाइए, हाथ से खाइए। अगले सेंटेंस में भोजपुरी पे आ गए दोनों, हिंदी में। खाइएगा खाइएगा, एक ठोर मंगवा लेते हैं, लीजिए एक ठोर मंगवा लेते हैं। अब जो बिजनेस डील होगी इंग्लिश में हो पाती वो डील। ये जो आवरण चढ़े हुए थे ना, जैसे ही उतरने शुरू हुए एकदम देहात, क्योंकि हर आदमी मूल रूप से तो वैसा ही है, टेस्ट वैसा ही है, आवरण चढ़े हुए इतने सारे मैनरिज्म और पता नहीं क्या क्या। तो शुक्ल जी कह रहे हैं खुश रहना है तो इन आवरणों को चीर के जो अंदर सहज रूप है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे व्यंग्य करने वाले हैं तो आप अपने आसपास सबको तबाह करके रखते होंगे एकदम। जैसे मान लीजिए कि एक हॉस्टल में 5 बच्चे रहते हैं एक फ्लोर पे, 5 में से 4 अकेले हैं, एक है जो सफल हो गया था 14 फरवरी को, तो साथ में घूमता है मान लीजिए शाम को। अब इनमें से कौन ज्यादा दुखी है पता नहीं है। वैसे इन चारों को लग रहा है कि वो बहुत सुखी है, और उसको लगता है कि यही ज्यादा ठीक चल रहे हैं, क्योंकि अब 6 महीने हो गए ना। एक आध महीने लगता है कि मुझसे बड़ा सुखी कौन संसार में, उसके बाद लगता है कि नहीं वही ठीक था पहले वाला। पर अब तो मामला दिखाना भी तो होता है ना सबको, समाज को। अब वो चारों फुकरे बैठे हुए हैं, फूके हुए एकदम। 14 फरवरी का दिन है, इनके सारे कार्ड खत्म हो गए पर कहीं से जवाब ही नहीं आया। 6 से 7 कार्ड लेके निकले थे सुबह कि कहीं ना कहीं तो बात बनेगी, लेकिन सारे कार्ड फेल हो गए, सारे बाण विफल हो गए, और इसका बाण सफल हो गया। सब 6 बजे आके रुदालियां बन के बैठे हुए हैं। रुदाली समझते हैं? वो औरतें जो पैसे लेके रोती हैं किसी दुख के। क्या हुआ? हंसती नहीं, रोती हैं। अब तो हंसने बहुत जोर से। तो पैसे लेके का मतलब ये हुआ कि उनका प्रोफेशन है। जैसे किसी घर में दुख हो गया, रोने वाले लोग नहीं है वहां पर, तो बुलाते हैं कि 5 रुदालियां भेज दो। 5 औरतें आएंगी, एकदम समा बांध देंगे रो रो के कि ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई थी आज तक, ऐसा समा बांध देंगे। उसके बदले पेमेंट उनको करनी पड़ती है। तो रुदाली ये कंसेप्ट, मतलब सच में प्रोफेशन भी है, कंसेप्ट तो है ही, प्रोफेशन भी है। राजस्थान में ज्यादा चलता है। एक फिल्म ही आई थी रुदाली नाम से, बहुत फेमस फिल्म है, एड भी आया था। एक फिल्म है रुदाली नाम से, बहुत फेमस फिल्म है। तो अब मान लीजिए 5वां है जो सफल है, अब मान लीजिए वो हॉस्टल में लौटा, ये चारों फूके हुए बैठे हैं, इनसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, किताब देख ही नहीं पा रहे, जीवन ही कोरा रह गया है, कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब इन चारों के दिल की ज्वाला शांत करने का एक ही तरीका कि चारों मिलके उसके मजे लें, ताकि चुभन तो निकले बाहर कहीं। तड़प कैसे कम करें अपने मन की, है ना? ये विलोम है सारे। वो कालिदास बाहर से आया अभी। आषाढ़ के एक दिन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा।
तो चारों बैठे हैं, वो पांचवा आया, चारों चुपचाप बैठे हैं। एक उनका नायक चारों का पूछ रहा है, आ गए? अभी जो आ गए में भाव है ना, आप समझ रहे हैं? इसमें वो सारे भाव छिपे हुए एक साथ आ गए हैं। अभी चारों चिढ़ाएंगे इसको, और बड़ा लेट हो गया आज तो, रोज तो 7 बजे आ जाते थे, आज तो 9 बज गया है। अब अगर वो सीधा बच्चा है तो बेचारा सुन लेगा, चुपचाप गालियां खा लेगा इन सब की, यार बड़ा देर में आते हो और इतिहास पढ़ के आए हो, ये सब चलेगा, ऐसे ही चलेगा ये सब। और ये बेचारा चुप रहेगा, इसको पता है कि मैंने जहां बोला ये लोग और बकवास करना शुरू कर देंगे। अब इन चारों में से कोई कुछ बोलेगा, चारों हंसेंगे ढाका मार के, आज इतिहास पढ़ के आए, वाह, सब हंस रहे हैं, और चुपचाप बैठे बेचारा ऐसे जैसे अपराधी और अदालत में आके खड़ा हो। पर अगर वो हुआ ज्यादा स्मार्ट तो इनको और धुआं उठाएगा इनका भी। डिपेंड करता है वो कितना स्मार्ट है, उसको व्यंग्य करना आता है या व्यंग्य का शिकार होना आता है सिर्फ। अगर ये भी व्यंग्यकार अच्छा है तो पता क्या चलेगा, ये बोलेगा इनका प्रतिनायक, मतलब विलेन बोलेगा, आ गए, बड़ा लेट हो गए। वो बोलेगा, आ तो गया, सोच रहा हूं फिर चला जाता हूं। अब समझ रहे हैं माहौल कैसा बनेगा? पहले धुआं धुआं चारों से बेचारे, और लपटें उठेंगी आग के आसपास से। उनको लग रहा है कि अब तो आज तो सुसाइड होके रहेगा इसके बाद। ये जो शैली है इसमें हंसी तो आ रही है, इसमें आप लोग ठाका मार रहे हैं, समझ कुछ तो बात है इसमें ऐसी। इसमें बस कुछ व्यक्ति को हंसी नहीं आती जिन पर चल रहा होता है, जो मजाक का विषय है उसको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बाकी सबको हंसी आ रही है। तो कभी कभी हास्य व्यंग्य के रूप में आता है जब किसी पर निशाना साधा जाता है। इसको यूं समझें कि आप में से कुछ बच्चे जो बचपन से ही गोलू हैं, यानी कि बचपन से ही पढ़ने में सीरियस हैं, उनकी बात अलग है। आप में से कितने ऐसे बच्चे जो बचपन से ही पढ़ने में सीरियस रहे हैं, अच्छे रहे हैं बचपन से ही? हाथ खड़ा कर। गुड गुड गुड। शर्माइए, वाला शर्माना कैसे, अच्छी बात है, बचपन से ही अच्छी तो और अच्छी बात है। पहले ऐसे बच्चे जो बचपन से ही होमवर्क अपने आप कर लेते थे, तीसरी चौथी क्लास से, मतलब कम से कम तीसरी चौथी क्लास से होमवर्क खुद ही कर लेते थे, ऐसे बच्चे हाथ खड़ा करें जरा। हाँ, तो गोलूपन की एक परिभाषा ये भी होती है कि अगर आप तीसरी चौथी क्लास से होमवर्क खुद ही कर लेते हैं, बिना माँ बाप के पीटे, बिना डांट खाए अपने आप कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा हो, लेकिन ऐसे होते बहुत कम है। देखिए यहाँ देखिए ना, 15-20 ही हैं, बाकी सब छटे हुए लोग हैं, उनको समय लगा होगा। और ऐसे लोग जिनसे होमवर्क करवाना एक चुनौती होती थी पेरेंट्स के लिए, हाँ देखिए इनकी संख्या ज्यादा है, चुनौती होती थी। और अब वो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं जो बचपन में बहुत ही नॉन सीरियस टाइप के थे, एकदम पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन अब वो सीरियस हैं जीवन को लेकर। हाँ देखिए, ये संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या पाई गई है, बाकी 3-4 जो हाथ थे उसकी तुलना में। अरे बचपन में सीरियस नहीं थे, नहीं सीरियस हुए। अरे बचपन में सीरियस कोई होगा तो फिर बचपन कहां बचा, फिर तो बुढ़ापा हो गया। ये बूढ़ा बच्चा है देखो, 4 साल का बुजुर्ग जा रहा है, घर में घुसते बोल रहे, मम्मी मम्मी हटो, पहले होमवर्क करना है मुझे। मम्मी कह रही, बेटा दूध तो पी नहीं, मम्मी पहले होमवर्क करना है, मैम ने कहा है। कैसा बच्चा है सोचिए, ऐसा बच्चा नहीं अच्छा लगता है। बच्चा वो जिससे होमवर्क करवाना एक श्रम साध्य काम, बच्चा वो जिसकी हर सप्ताह कम से कम एक आध शिकायत स्कूल से आए ही आए कि होमवर्क नहीं किया है, किसी का सर फोड़ दिया है, दीवार तोड़ दी है, बल्ब तोड़ दिया है, और कुछ और कर दिए है। अभी 5वीं क्लास में चिट्ठी दे के आ गया है देखिए किसी को, तो बच्चा तो वो ठीक लगता है ना, बाकी तो बुद्धे बच्चा किस बात का हुआ। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, शरारती, चिंता नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, मस्त मौला हैं, सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, लेकिन आगे चल के अचानक उनको कभी कभी झटका लगता है जिंदगी में। झटका जरूरी होता है। हाइडेगर की भाषा में बोलते हैं नथिंगनेस का एहसास जरूरी है, शून्यता की अनुभूति जरूरी है। किसी एक पॉइंट पर ऐसी अनुभूति कि अरे यार कुछ है नहीं जिंदगी में, तो सब बर्बाद है एकदम।
और जिसको ये एहसास ठीक से हो गया, फिर उसका पुनर्जन्म आप देखेंगे वहीं से होना शुरू होता है। और ऐसे हजारों केसेस हैं जो बचपन में बहुत ही नॉन सीरियस किस्म के लोग थे, लेकिन जैसे ही रियलाइजेशन होता है उसके बाद उनकी जिंदगी का ट्रैक चेंज हो जाता है। भारतेंदु जिन लोगों से जूझ रहे हैं वो उसी तरह के लोग हैं, नॉन सीरियस हैं, उनको अपने देश की, अपने समाज की चिंता नहीं है। यूपीएससी मटेरियल्स एक निजी चैनल है या दृष्टि आईएएस का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस वीडियो के समस्त कॉपीराइट अधिकार दृष्टि आईएएस के पास हैं। इन वीडियो को बनाने के लिए छोटी छोटी क्लिप्स का प्रयोग किया गया है। छोटी क्लिप से विकास सर को जज ना करें। जय हिंद, जय भारत। एक पर्ची छूट गई, यहाँ नहीं छूटी है, रास्ते में छूट गई है। आपने भेजी थी? अच्छा, आपने रखी थी अपने पास? अच्छा, कोई बात नहीं, दे दो। कोई बहुत गहरी बात शायद लिख के भेजी है। देखो कैसे, जब सही पते पर भेजो तो ठीक से फोल्ड करके भेजना है ना, ये देख के वो फेंक देगा। प्यार मोहब्बत से भेजो, ठीक से भेजो। हाँ, एक घड़ी बीत गई, सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात। वाक्यों में एक घड़ी तथा 2 घड़ी का अर्थ स्पष्ट करें। क्या होता है घड़ी का मतलब बताइए? प्रहर सुना है? प्रहर है ना, जैसे दोपहर तो द्विप्रहर, द्विप्रहर बन गया दोपहर। तो दिन भर में कितने प्रहर होते हैं? 4। तो दिन के 6-6 घंटे का टाइम मान लीजिए। तो सुबह के 6 घंटे पहला प्रहर, फिर 6 घंटे दूसरा प्रहर, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, उसी को बाद में चल के आ गया घड़ी। एक घड़ी बीत गई, 2 घड़ी बीत गई। ठीक है, आपने सोचा कि हाथ में जो बांधते हैं वो घड़ी बीत गई, वो खराब हो गई। अच्छा, आपको लगा घड़ी मतलब 1 घंटा। नहीं, घड़ी मतलब 1 घंटा नहीं है, 6 घंटे का मामला है। उस उम्र का प्रेम को पता ही है, उस समय इमोशंस इतने आक्रामक होते हैं कि उस समय उसके अलावा कुछ सूझता नहीं है व्यक्ति को। और ये सामान्य बात है, हर किसी के साथ ये होता है। अगर आप 16 से 20-21 की उम्र के बीच में, ऐसे पेरेंट्स को असली चिंता उसी उम्र की होती है। जैसे ही बच्चा 15-16 का हो, पेरेंट्स के ना तोते उड़ जाते हैं उस समय कि बस ये 3-4 साल निकाल ले किसी तरह से। और वो रात दिन चौकसी बरतते हैं, अपने एंटीना सब तैयार रखते हैं, तेज रखते हैं कि हर समय टटोलना है कि इसका क्या चल रहा है लाइफ में। आसपास से खुफिया जानकारी जुटाते रहते हैं कि कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, सब। इसके दोस्त कौन है, सहेलियां कौन है, सब पता करते हैं। क्योंकि वो 3-4 साल इमोशंस की दुनिया में ऐसा वर्लपूल जैसा मामला होता है, तूफान जैसा मामला होता है कि उस समय यदि कोई पसंद आ गया तो फिर बच्चा शहीद हो गई मानता है उसके लिए, फिर उससे नीचे बात नहीं करता है। हाँ, एक बार 21-21 टाप गया, अगर पार हो गया उससे, तो थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता है। और अगर यूपीएससी की तैयारी में आ गया और 30 टाप गया, उसके बाद तो प्रौढ़ विवाह होता है, फिर तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होती है। फिर तो उसके बाद प्रयोगवाद वाला विवाह होता है, प्रयोगवाद वाला प्रेम होता है। उससे पहले छायावाद वाला प्रेम चलता है। छायावाद में ये होता है कि तुम्हें चोट लगे इससे पहले मैं मर जाना चाहूंगा। ये छायावाद का प्यार है। तुम्हें धूप लग रही है, मैं सूर्य को खा जाऊंगा। तुम्हें धूप लगाता है, मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। तो ये वाला जो भाव रहता ना, ये जो भाव है, छायावाद का भाव रहता है कि यार तेरे लिए तो मैं आग लगा दूं, धुआं उठा दूं, कुछ भी कर दूं। फिर आदमी धीरे धीरे मैच्योर होकर प्रयोगवाद बन जाता है। 30 के बाद की उम्र जो है प्रयोगवाद की उम्र है। उसमें क्या होता है? फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। उसमें कोई कहे तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूं। तुम मेरे चांद तारे तोड़ के लाओ, तोड़ के लाओ। खुद तो गोभी तोड़ के दिलाती हो, चांद तारे तोड़ के लाओ। क्यों तोड़ के लाऊं? मैं अंतरिक्ष यात्री हूं, तोड़ के लाओ। फिर ये होता है कि भाई अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी है, म्यूचुअल डिपेंडेंस का मामला है। ज्यादा भाव मत खाओ। मैं तुम्हारे प्यार में धूमकेतु बन के घूमूं, ये नहीं होगा। मेरी वो अवस्था निकल चुकी है, वो 16 से 20 के बीच में होती है। अब मैं 30 का हूं, बुजुर्गियत का एहसास होता है।
और इस समय तुम मुझसे ये उम्मीद करो कि मैं धूमकेतु बना बना तुम्हारे पीछे फिरता रहूं, वो सब नहीं होता है। थोड़ा मैच्योर प्रेम है। तो प्रयोगवाद के लोग ऐसे प्रेम करते हैं, और बड़ा जीएस टाइप का प्रेम होता है उनका। तो बड़ा शुष्क, मतलब सूखा सूखा। तो निशीथ से प्रेम हुआ 16, 18, 19 की दुनिया में, तो एकदम तूफान मचा हुआ था निशीथ से। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर हो, बहुत कुछ हो, उस उम्र में पता नहीं कैसे प्रेम होता है। कद्दू टाइप का दिखता है नायक, उसके बाद भी उससे प्रेम ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा हावी होते हैं ना। खैर, निशीथ ने धोखा दे दिया, मतलब उसको ऐसा लगता है कि निशीथ ने धोखा दे दिया। 16-17 में कौन क्या धोखा देगा, वो नहीं बन पाई बात। तो फिर ये दुखी होके चली गई कानपुर में रिसर्च कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। तो पढ़ाई करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि पुरानी यादों को मिटा देना है, इसलिए अब मैं रिसर्च उस पे ना करके इतिहास पे कर लेती हूँ या भूगोल पे कर लेती हूँ, वरना उस पे रिसर्च होती रहती। वहां मिले हैं संजय बाबू। संजय जी एकदम प्रयोगवादी आदमी है। वो 30 टाइप की जो उम्र होती है ना, उस तरह का प्यार करते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका बात करते हैं तो बात सार्वजनिक हो जाए तो भी कोई खतरा नहीं होता उस बातचीत में, क्योंकि जीएस टाइप की सारी बातचीत चल रही है। और ठीक हो, हाँ ठीक हूँ, पापा हाँ वो भी ठीक है, मम्मी वो भी ठीक है, अच्छा पापा को चेचक हो गया था वो ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, चेचक का टीका लगवा दीजिए, वहाँ लगवा दीजिए पापा को। और चन्नू कैसा, और मुन्नू कैसा, और मामा जी का बेटा और फूफा जी का बेटा कैसा है, मौसा जी कैसा, ये वाला चलता रहता है। तुम्हारी रिसर्च ठीक चल रही है, हाँ कहाँ तक पहुंचा, अकबर हो गया है बस, अब थोड़ा सा औरंगजेब बचा हुआ है। ये बातचीत प्रेमी प्रेमिका की चल रही है। 2 घंटे बात करके आए हैं, और पूरी बात में एक भी वाक्य ऐसा नहीं कि जो लीक हो जाने का डर हो। पूरी बात भी लीक हो जाए तो कोई खतरा ही नहीं है। ये कैसा प्रेम है भाई। तो क्या करे, सुरक्षा, जिंदगी की सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। इसको संजय ये है कि भरोसेमंद है, नटराजन जैसा है एकदम, वैसा ही है, रूखा सूखा, रोचक नहीं है, लेकिन डिपेंडेबल है, भरोसेमंद है, हस्बैंड मटेरियल है, प्योर। और निश्चित कौन सा है, वो बॉयफ्रेंड मटेरियल है। एकदम सारे वही मटेरियल चल रहे हैं। तो संजय से प्रेम हो गया है। सच्चा प्रेम तो यही है, वो तो बचपन की गलती थी। जीवन तो ऐसे ही गुजरता है सही इंसान के साथ। कल्पना कीजिए कि 2 लोग हैं, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, खूब बोलते हैं कि तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगी, ऐसा ड्रामा करते हैं रात दिन। और आगे चल के किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, असहमति हुई, संबंध टूट गया, विच्छेद हो गया, नाराजगी हो गई। लड़के को लगता है कि लड़की धोखेबाज है, लड़की को लगता है कि लड़का धोखेबाज है, और जो भी हुआ, असहमति हुई, दोनों अलग हो गए। अब देखिए 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति क्या होती है, जब 2 लोग प्रेम में होते हैं ना, तब मुद्रा होती है समर्थन वाली, ये वाली मुद्रा। फिर जब ब्रेकअप हो गया इन दोनों व्यक्तियों का, तो उसके बाद एक स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। अब देखेंगे कि समर्थन और विरोध दोनों स्थितियों में आपकी चेतना डिपेंडेंट रहती है उसी पे। समर्थन का मतलब तुम जो कहोगे वही सही है, और विरोध का मतलब तुम जो कहोगे वो गलत है, मैं उसे खारिज करने के लिए अपना समय भी खराब करूंगा, ऊर्जा भी खराब करूंगा, चेतना भी खराब करूंगा। सबसे अच्छा है तटस्थ हो जाना। इसको बेरुखी कहते हैं आप लोगों की उम्र की भाषा में। बेरुखी मतलब ही नहीं, फर्क ही ना पड़ना। धर्म की दुनिया में कहूं तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी संस्था है, ना समर्थन ना विरोध। मैं क्यों विरोध करूं, मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों समर्थन करूं, मुझे क्या रुचि है। ठीक वैसे ही कि ब्रेकअप हो गया तो उससे मतलब ही नहीं, भाई वो खुश है खुश रहे, खुश नहीं है खुश ना रहे, मुझे क्या, मैं अब उससे अलग हूं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, अपनी दुनिया को मैं ठीक से चलाऊंगा, मुझे उसकी दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता। वो सफल हो, बहुत आगे बढ़े, खुश रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, तो बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी, उदासीनता, तटस्थता, बेरुखी का भाव। किसी की भी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है, और अंत में हाथ आएगी केवल एक चीज, अधूरापन। इसे समझदार व्यक्ति इस अधूरेपन को एक समय के बाद जीने लगता है। अब जिंदगी एक ही है, और दिक्कत है कि उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है।
अस्तित्ववाद कहता है कि अपने जीवन के फैसले खुद करो। आप जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी प्रभावित होकर रहेगी और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा। और जब आप प्रयोग करेंगे यानी कि निर्णय करेंगे तो हर निर्णय में गलत होने का खतरा तो है ही। निर्णय गलत सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमारा निर्णय करने का जो स्टेमिना है या क्षमता है वो कम है। कई बार सूचनाएं कम होती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो फैसला करना पड़ जाता है। और हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। थोड़ा बहुत गलत तो हर निर्णय है, कुछ ज्यादा गलत हो जाते हैं। गलत भी है और उनका जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव भी है। एक निर्णय गलत हो गया, उसका प्रभाव इतना हमारे ऊपर आएगा। अब सवाल है कि उस प्रभाव में जीते जाएं, फिर मन करता है कि भाई एक निर्णय गलत हुआ, एक और प्रयोग करके देखते हैं। पर दूसरा प्रयोग करेंगे तो भी यह संभावना हमेशा कम से कम आधी है कि यह भी गलत हो सकता है। कितनी गलतियां करके जीवन बेहतर होगा इसका भरोसा नहीं, और जीवन है छोटा सा। तो इस कहानी की केंद्रीय समस्या क्या है? जिंदगी एक ही है, उसी में प्रयोग करने हैं और उसी को जीना है। प्रयोग गलत हो सकते हैं तो उनको झेलना है, फिर से प्रयोग करने की हिम्मत जुटानी है। और यह खतरा हमेशा है कि फिर से किया गया प्रयोग भी गलत हो सकता है। और अंत में हाथ आएगी केवल एक चीज, अधूरापन, कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जैसी मैं चाहता था कि जीऊं, और वैसी दुनिया में किसी की भी नहीं है। किसी की भी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है। सार्थक भाषा में कहूं तो व्यक्ति चाहता है कि कोई अभाव ना हो, कोई कमी ना हो। मैं आर्थिक बात नहीं कर रहा हूं, सम्मान की, धन की, संतोष की, हर चीज की कमी की बात कर रहे हैं। और सार्त्र बहुत अच्छा दार्शनिक भी था। उसने एक सिद्धांत लिया, ब्रेंटानो नाम का एक दार्शनिक था, उसका एक कंसेप्ट है इंटेंशनल थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ब्रेंटानो से सार्त्र ने ली, ब्रेंटानो से हुसल, हुसल से उसके स्टूडेंट सार्त्र ने ली। और सार्त्र कह रहे हैं कि सारी दिक्कत के जड़ में यह है, हमारी चेतना की संरचना ही ऐसी है, जीवन में जो कमी है वो बहुत बड़ी होकर दिखती है, और जो है वो नजर नहीं आता है। वही मिल गया सो मिट्टी है, खो गया वो सोना है। इस बात को सार्त्र ने कहा कि हमारी चेतना में ही अभाव की चेतना गुथी हुई है। इसलिए आप कुछ भी कर लेंगे आपको अभाव नजर आएंगे ही आएंगे। अंतर सिर्फ इस बात का कि किसी व्यक्ति को अभाव इस चीज का है तो किसी को अभाव उस चीज का है। कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई अभाव नहीं है, और यदि है तो व्यक्ति नहीं वस्तु है, क्योंकि उसने मनुष्य होना सीखा ही नहीं है। इसलिए इस अधूरेपन से लड़ते लड़ते इस अधूरेपन को कम करते जाने का प्रयोग ही जिंदगी है, और खत्म कभी नहीं होता है। इसे समझदार व्यक्ति इस अधूरेपन को एक समय के बाद जीने लगता है कि अधूरा हूं लेकिन खुश हूं, क्योंकि पूरा कोई हो नहीं सकता है तो मैं कैसे हो जाऊंगा। अब आप बताइए कि क्या गोदान में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसको मंचित करना मुश्किल होता है? हम जब नाटक पढ़ेंगे ना, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देके समझाऊंगा मंचन कैसे होता है। जैसे रामलीला आपने कभी देखी है, कभी की भी है? आप में से कितने लोगों ने मंच पर कभी ना कभी अभिनय किया है? कोई ना कोई अभिनय किया है। गुड, बहुत बढ़िया। और कितने लोगों ने लोक मंच में रामलीला वगैरह में किया है, रासलीला, रामलीला, इसमें किया है? गुड। किसका रोल था आपके पास? बंदर का? कह रहे बंदर का था, तो पूंछ लगा दी होगी नकली और ऐसे ऐसे उछलना होगा। बढ़िया यार। हम लोग तो रामलीला के डायरेक्शन में थे, डायरेक्टर्स की टीम में हम लोग थे बचपन में, तो बड़े मजेदार दृश्य बनते थे। मैंने एक बार जिक्र किया था आपके सामने कि अंगद की धोती गुम हो गई थी, तो बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैनेज हुआ। अंगद जीन्स में गया मंच पे, उसके बाद फिर किसी तरह से मैनेज हुआ जैसे हो पाया। उसमें एक चुनौती आती थी कि लोग पैसे देते नहीं थे, सबसे पैसे मांगने पड़ते थे मंच पे खेलने के लिए। अब दृश्य है, हनुमान जी समुद्र पार करेंगे और मंच पे दिखाना।
अब मंच पे समुद्र कहाँ से लाए, और हनुमान जिसको बनाया उसको पार करवा, एक बार गिर गया नीचे जोर से, उसके बाद उसे हड़ताल कर दी कि अगली बार से पार ही नहीं करूंगा मैं तो। ये तो दिक्कत है, हनुमान जी गिर जाए नीचे 10-12 फुट नीचे तो ठीक ठाक चोट लग जाती है। तो फिर हमने एक शैली अपनाई जो जिसको बोलते हैं प्रतीकात्मक मंच। उसमें कुछ नहीं होता, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, ये सिद्धांत है। दो बच्चे घूम रहे हैं, अचानक बोला अरे वो देखो, तो क्या है, अरे कोई उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, ध्यान से देखो, अरे तो हनुमान जी हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, अरे समुद्र के ऊपर चले गए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अरे पार कर लिया, पूरा पार हो गया, पता भी नहीं चला। और जनता समझ रही कि पैसे ही नहीं है, पार कैसे करवाएंगे। तो ऐसे ही सही, इसको बोलते सिंबॉलिक थिएटर, प्रतीकात्मक तरीके से किसी बात को दिखा देना। प्रसाद का नाटक प्रतीकात्मक तरीके से ही खेला जा सकता है। अरे कुंभ बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, पता है कितने लोग मर गए, 1000 लोग मर गए, अच्छा अच्छा अच्छा, खत्म, ये हो सकता है। एडिसन, हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम ले सकते हैं। एडिसन की मम्मी बहुत अच्छी थी। कहानी सुनी ना एडिसन की? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी खूब शिकायतें पेरेंट्स तक गई थी स्कूल में? पेरेंट्स को लगभग हर छमाही तिमाही बुलाया जाता था स्कूल में कि आपके नौनिहाल ने फिर कोई नया गुल खिला दिया है, ऐसा। अच्छा, एक बात है, जिनके हाथ खड़े चेहरे से भी लगता है कि वो छटे हुए हैं, मतलब वो चेहरे पे वो भाव आ जाता है। देख के लग रहा है कि सच में ऐसे रहे होंगे। ठीक बात है। अब आप में से कुछ लोगों के घर में जब शिकायत गई होगी, पेरेंट्स ने उसके बाद हाथ का या भाषा का प्रयोग करके आपको सुधारने का प्रयास किया होगा, हाथ पैर का। एडिसन की मम्मी, आप एडिसन नहीं बन पाए अभी तक, इसकी वजह आप नहीं, आपकी मम्मी है, क्योंकि एडिसन की मम्मी ने उसको एडिसन बना दिया। तो जब उसे स्कूल से निकाला, आइंस्टीन का भी लगभग यही हाल हुआ था, वो स्कूल में चल नहीं पा रहे थे, एडिसन का भी ये हुआ। उसके प्रिंसिपल ने कहा कि ये बच्चा चल नहीं पाएगा, बहुत ही भोलू बच्चा है आपका, कुछ दिमाग है नहीं इसके अंदर, कैसे इसको पढ़ाएं, टीचर्स पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो वो समझ गए कि मैन्युफैक्चरिंग एरर है, कुछ क्या करे। लेकिन कहा कि ठीक है, कोशिश की, लेकिन स्कूल के लोग नहीं माने, फिर उसको घर लेके आ गए। बस उस महान स्त्री ने एक ही अच्छा काम, अब पता नहीं किया कि नहीं किया, बाद में लोग कहते हैं किया, बाद में कहानियां बन जाती हैं, हो सकता है एग्जैक्टली ये बोला हो सकता है पिटाई की कस के। और जब इतिहास लिखा जाता है ना, उस समय कुछ नमक मिर्च लगा के बातें पेश की जाती हैं, उसका अपना मजा होता है। जैसे कल को आप महान बन जाएंगे तो आपके पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे, इन्होंने बचपन से ही प्रतिभा को पहचान लिया था, जीवन में एक बार भी पीटा नहीं, केवल प्रेरित किया। और आप सोचेंगे अच्छा ये तो सारा गोल कर दिया, इतनी पिटाई हुई थी, सारा गोल कर दिया। इतिहास लेखन में ऐसा होता है खेल। तो उस माँ ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम्हारे साथ बाकी बच्चे चल नहीं पाएंगे, यही कहा था प्रिंसिपल ने। बस एंगल का अंतर था कि आपका बच्चा बाकी बच्चों के साथ चल नहीं पाएगा, यही उसने कहा कि बेटा प्रिंसिपल कह रहे हैं कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे, तो तुम्हारे लायक ये स्कूल नहीं है, उसने कहा था। इसने कहा बेटा स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। प्रिंसिपल ने इतना ही कहा था कि दोनों में लायक होने का संबंध आपस में नहीं बन पा रहा है, और माँ ने कहा कि स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, तो तुम्हें अलग से मैं पढ़ाऊंगी। हो गया महान। उस चक्कर में ऐसे 100-200 बच्चे होंगे जिनकी माताओं ने ये कहा होगा बेटा स्कूल लायक नहीं है, फिर बच्चे नालायक निकले उसके बाद। लेकिन एक आध केस ऐसा हो गया कि उससे इतिहास चल रहा है पूरा का पूरा। तो जब भी आपको मम्मियों का महत्व बताना हो, 3 की मम्मी का महत्व जरूर बताइए, गांधी, अब्दुल कलाम और एडिसन। ठीक है। पूरा पश्चिमी दर्शन प्लेटोनिक है या नॉन प्लेटोनिक है, इस कथन का क्या आशय है? बताओ कौन है, पहले बताओ। डरो मत, हाथ खड़ा करो। मतलब ये जिज्ञासा हर किसी के मन में आ नहीं सकती, ये किसी मतलब ये महान जिज्ञासा है, किसी खास व्यक्ति के मन में ही आई होगी। शर्माओ मत, हाथ खड़ा करो। नीचे कोई नहीं है, अब ये बहाना बहुत हो गया आप लोगों का। नीचे वाले सब बच्चे ऊपर हैं अभी। आप हैं? क्या बात है, कह रहे ये सब कहते हैं कि मैंने भेजा, पर मैं कहता हूं कि मैंने नहीं भेजा है। इसी को रिलेटिविज्म, सब्जेक्टिविज्म, इस तरह की बातें बोलते हैं। आपका नहीं है? ठीक।
तो फिर इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं, इस प्रश्न को बताने की शर्त है कि पहले पता लगे किसका सवाल है, फिर मैं उसको संबोधित करके इसका जवाब दूंगा। आपका आपका शर्मा क्यों, बताओ ना। मैं असल में जानना चाह रहा हूँ कि ये वाक्य कहाँ मिला आपको, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। असल में इस वाक्य के दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने इस वाक्य को कहाँ से पढ़ा, उससे समझ में आएगा कंटेक्स्ट क्या है इस वाक्य का। बताओ ना। आपका नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपका है। अच्छा, पोल साइंस में है ना। हाँ देखो, ठीक है, इतना स्पष्टता से कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, पर पोल साइंस में आया। अर्नेस्ट बार्कर नाम के एक बड़े प्रसिद्ध चिंतक है, उनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। असल में दर्शन में एक A.N. व्हाइटहेड नाम का आदमी है, जिसने कमेंट किया था कि सारा पश्चिमी दर्शन प्लेटो के दर्शन पे ही फुट नोट्स के बराबर है। लगभग ये वैसा ही कंसेप्ट है। प्लेटोनिक का मतलब प्लेटो का दिया हुआ, प्लेटोनिक का कुछ और मतलब नहीं होता है, पर प्लेटोनिक शब्द का जो मतलब प्रचलित हो गया वो प्लेटो के दर्शन से समझ में आता है। तो थोड़ा सा प्लेटो खेल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि प्लेटोनिक का मतलब क्या है। आपने कंसेप्ट सुना होगा कि बहुत ही प्लेटोनिक किस्म की धारणाएं हैं इस व्यक्ति की। तो प्लेटोनिक का बेसिक मतलब है आदर्शवादी, आइडियलिस्ट। जो आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, जो भौतिकवादी ना हो, चेतनवादी हो, उसको बोलते हैं प्लेटोनिक होना। अभी समझ में आएगा क्यों बोलते हैं, फिर इस कथन को फिर से उठा लेंगे उसके बाद। अंतिम तो किसी बच्चे ने शेरो शायरी भेजी है, क्या सुनाएंगे। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त। अच्छा, बढ़िया है। अच्छी तारीफ कर लेते हैं आप लोग। ईश्वर ना करे कि जीवन में यही करना पड़े, लेकिन ऐसी नौबत आ सकती है, अगर हरकत ऐसी रही तो ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5 लोग कौन बैठे होते हैं पता है ना। एक व्यक्ति यूपीएससी के मेंबर संवैधानिक पद पर होता है, उसके बाद कम से कम 2 होते हैं सेक्रेटरी रैंक के आईएएस। सेक्रेटरी इतना बड़ा रैंक है भारत सरकार में, मतलब आपको पता नहीं, अंदाजा है या नहीं, सेक्रेटरी बहुत बड़ा रैंक होता है। कलेक्टर तो उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बराबर होता है। जो कलेक्टर सोच के आप आते हैं ना, कलेक्टर बनना है हमको, कलेक्टर तो बहुत छोटा बच्चा है। प्रैक्टिस के लिए उसको जिला देते हैं कि लो जिला खेल लो, फिर बड़े काम करना उसके बाद, अभी इस जिले से खेलो कुछ दिन तक। असली काम तो बाद में होते हैं। होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो उस लेवल पे जब कोई व्यक्ति जाता है। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब है देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस व्यक्ति के हाथ में है। इसके अंडर एक आदमी है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग, देश के सारे बैंक उसके अंडर हैं, वो आदमी इसके अंडर है। फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स की जो सबसे बड़ी संस्था है सीबीडीटी, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। जीएसटी, इंडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी संस्था है, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। और ये कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी है। क्या है, आईएएस है। 25 साल की नौकरी के बाद, कम से कम आमतौर पर 29 साल की नौकरी के बाद सेक्रेटरी बनता है आदमी आईएएस में। और इसलिए कहते हैं कि आईएएस बनने का असली मजा तब है जब आप कम उम्र में बन जाए। 23-24 में बन गए, 36 साल की नौकरी हाथ में है, 29 साल हुए, 7 साल बचे हैं, सेक्रेटरी बन गए और देश के सबसे बड़े पदों पर रहने का मौका मिलता है। फाइनेंस सेक्रेटरी दिन में कम से कम 25 बार फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है, नीतियां मूल रूप से वो बनाता है। और अगर बन गए कैबिनेट सेक्रेटरी तो प्रधानमंत्री से दिन में 20 बार बात करेंगे आप, और प्रधानमंत्री लगभग हर चीज के लिए आपकी सलाह को अंतिम मान रहे होंगे। ये है आईएएस बनने का मजा। और ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, हवाई बात करने वाला या प्रामाणिक बात करने वाला? प्रामाणिक, तथ्य पे बात करने वाला। अभी से आदत डाल लीजिए, हवाई बात नहीं करनी है। जैसे कोई कहे हिंदी माध्यम में केवल 11 रिजल्ट आए हैं, तुरंत विश्वास मत कीजिए, पूछिए कैसे पता लगा, क्या तथ्य है इसके पीछे, कोई प्रमाण है, या आप 11 को जानते हैं और आपने मान लिया कि दुनिया पूरी आप जानते हैं। जब भी कोई अफवाह सुने, प्रश्न पूछने की आदत डालिए उस पर। किसी भी समस्या में गहराई में जाके वजह समझिए उसकी, केवल चिल्लाने से क्या होगा, चीखने से। और जब आप इस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे किसी भी समस्या पे,
क्या होता है कि जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार पढ़ते पढ़ते आपकी अप्रोच वैसी हो जाती है। आपको एक बैलेंस व्यक्ति बनने की जरूरत है, और बैलेंस और ऑथेंटिक व्यक्ति वो है जो तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, कायदे की बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। और यदि वो स्किल आपके अंदर आ गई ना, तो इंटरव्यू तो ऐसी चीज है कि 200 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आप वैसे व्यक्ति हैं तो। मैं एक क्लास में गया हुआ था, तो उसमें एक बच्चा था बुलंद टाइप का, पीछे से बोला आवाज नहीं आ रही ऐसे करके। यार मैंने कहा आपकी तो बहुत जोर से आ रही है, बिना माइक के ही आ रही है। मैंने कहा उठो जरा, उठो उठो उठो। मैंने कहा क्या नाम है आपका? तो फिर ऐसे बोला, पता कुछ नाम बोला, XYZ ऐसे करके। मैंने कहा कहाँ से हो? बिहार से हूँ। फिर बोला जहाँ आपके ससुराल है, ऐसे बोले गुस्से में, जहाँ आपके ससुराल है बिहार से हूँ। मैंने कहा रिश्ते में क्या लगे मेरे? तो उसके बाद ठीक हो गया एकदम। मैंने अगली बार से ठीक से बर्ताव करना जीजा। तो फिर वो ठीक हो गया। तो ध्यान रखना, जीजू हूँ, जीजू ध्यान रखना। और फिर वो एकदम सीधा हो गया। तो बड़े प्यार से बात की उसने बाद में। उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरा रिश्तेदार निकला फाइनली। तो फिर क्लास के बाद आया, उसके बाद बड़े अच्छे से उसने बात की। उसने कहा सर है आप ही थे क्या उस क्लास में? आप तो नहीं थे ना? अच्छा आप यही बात बोल रहे थे? नहीं मैंने आपसे ही सुना था। ये तो समर्थन की मुद्रा में चेहरा हिला रहे थे, ये तो इसलिए पकड़ में आ गए थे। बोला आप नहीं था, मैं जानता हूं, आप भी वहीं से हैं। कल से जैसे ही आऊंगा पैर छू के बोलना जी जी, है ना, वरना दीदी का ख्याल नहीं रखूंगा। चलिए शुरू, चलो शुरू करो भाई। मजाक करो, बुरा मत मानना, ठीक है? मैं ध्यान नहीं रखूंगा, ये ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। मुझे जिंदा रहना तो ध्यान रखना ही होगा, तो उसमें आपकी वजह से अंतर नहीं आएगा। मैं खुद आत्मरक्षा में लगाऊं तो आप चिंता रखें। कई बच्चे ना सोचते हैं ऐसे मौके पर कुछ हंसी की बात कर दें, शायद उससे बात बने। देखिए भाई, जो बच्चे इतनी कोशिश करते हैं ना क्लास में ऊट पटांग उत्तर दे के प्रभावित करने की, थोड़ा प्रभावित हो जाना चाहिए कभी कभी ऐसे लोगों से। मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। तो जब भी ऊट पटांग जवाब दिया, उसकी प्रेरणा समझिए कि वो एक किताब पढ़ेंगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा ऐसी हरकतें कोई क्यों करता है। क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी है, इसलिए मैं समझ पाता हूं कि ऐसा आप क्यों करते हैं। उस किताब का नाम है इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। ये आप नहीं है, ये आपका जीव विज्ञान है। इस उम्र में कुछ हार्मोन्स उमड़ते हैं, उसमें से एक का नाम है टेस्टोस्टेरोन। जितना उमड़ता है उतनी हरकतें होती हैं उस तरह की। मूछ दाढ़ी भी उसी से आती है, और कुछ चीजें और आती हैं उससे। उसमें व्यक्ति कुछ कुछ ऐसा करता है कि बस मैं छा जाऊं, कोई मुझे देख ले एक बार। तो जब ऐसा करते हैं ना, मुझे बहुत सहानुभूति का भाव मन में आता है कि ये बेचारा अलगाव के बोझ का मारा, काश कोई इसके पीछे बैठे बाइक पर और ये फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकले। कोई बात नहीं, मैं दिल से आपका समर्थन करता हूं, लेकिन जबरदस्ती तो होती नहीं इस मामले में। आपको ही योग्यता साबित करनी है, लेकिन ट्राई करते रहिए, पर क्लास से ज्यादा क्लास के बाहर ट्राई कीजिए। ठीक है, समझ गए? पर मतलब मुझे गहरी सहानुभूति है, मैं समझ सकता हूं। मैंने कॉलेज में ऐसे कुछ लोग देखे थे। हम जब डीयू में पढ़ते तो वहां एक संगठन था, उस संगठन का नाम था फोसला। जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के वो समझते होंगे इसका मतलब। आप में से कोई है डीयू से? फुल फॉर्म समझते हैं इसकी? अरे कैसे डीयू में पढ़े, आप समझती हैं? नहीं समझती? फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर्स एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म ये है, फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर्स एसोसिएशन। कुंठित एक तरफा प्रेमी संगठन कह सकते हैं हिंदी में। तो मैं जानता हूं कि उस संगठन के कुछ सदस्य यहां भी हैं,
और वो अपने आप को इस संगठन से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे इस प्रश्न के उत्तर में जमुना बहन बोलना एक प्रयास है कि देखो मैं कितना ऊटपटांग हरकतें कर सकता हूं तुम्हें प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तो है ना, हंसना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, आप मजबूरी समझिए, आप हंसिए मत। मैं ऐसे मजाक करता हूं, मुझे उम्मीद है कि उससे आप समझ जाएंगे बात को। गुस्सा करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। बाकी जीवन आपका है, कुल्हाड़ी आपकी है, मार लीजिए। आप हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को मिलिए, अमीर से अमीर व्यक्ति को मिलिए, गरीब से गरीब व्यक्ति से मिलिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे को मिलिए, सबसे अनपढ़ को मिलिए, और एक प्रश्न पूछिए, एक जवाब कॉमन आएगा। उसके जीवन का मकसद क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा। किसी को भी पूछा, आप अपने ड्राइवर को पूछिए, भाई क्या क्या सोचते हो? नहीं साहब, बस बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरी तो जिंदगी ड्राइवरी में पूरी हो गई, उसको मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। साहब, मैं कईयों को पूछता हूँ, गरीब व्यक्ति ड्राइवर होगा, लिफ्टमैन होगा, मैं कभी पूछता हूँ, भाई कर्ज वर्ज तो नहीं है ना? तो कहते नहीं साहब, कर्ज है। कर्ज किस बात का है? बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए कर्ज किया उसने। इसका मतलब हुआ कि देश में सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो बेस्ट टीचर्स की है। हम इस बेस्ट टीचर निर्माण करने को और सामान्य व्यक्ति को लगे कि भाई टीचर बनना एक बड़ा गौरवपूर्ण काम है और मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। किसी भी शिक्षक की एक दूसरे से तुलना मत करिए। मैंने पिछली बार भी देखा, किसी साहब ने विकास देवकीर्ति सर से मेरी तुलना की थी। सर, वो हमारे आदरणीय है विकास देवकीर्ति सर। विकास देवकीर्ति सर मेरे आदरणीय हैं। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो जाता हूं। वो हमसे बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। सर, शिक्षक की तुलना नहीं होती। हर शिक्षक अपने आप में बेमिसाल है। किताबों की तुलना नहीं होती। हर किताब अपने आप में बेमिसाल है। सबसे ऐसी, आपने 3 इडियट मूवी नहीं देखी? वो कहता है आमिर खान, ज्ञान की गंगा जहां बह रही हो वहीं पानी भर लो। ज्ञान की गंगा जहां बह रही। इस देश में शिक्षकों की कमी है। इस देश में वीरों की कमी है।